Hello students, welcome to One Day Law Revision Module 2, Part B, that is basic concepts covered in Part A, Preamble, which we will cover now, Territory of India and Citizenship. So let's quickly go through the synopsis first. Here we will see the Preamble to the Constitution of India, meaning of the Preamble, its objective and scope, its content, utility of Preamble in interpretation of the Constitution, how it helps, whether Preamble is a part of the Constitution and Union and its territory, that is Article 1 to 4 of Indian Constitution. So let's get started. So first we will see the Preamble of India. मोस्टली एग्ज़ाम्स में स्कूल टाइम में हमने ये प्रियम्बल लर्न किया होगा एंड बहुत बार एग्जाम्स में भी पूछा गया होगा टू राइट इट एज इट इज, सो वी नो द प्रियम्बल. कुछ स्कूल्स में विथ प्लेज हम लोग प्रियम्बल भी बोलते थे. तो प्रियम्बल हैज़ अ लॉट ऑफ मेमोरीज विथ स्कूल टाइम. और ऐसे भी इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो द प्रियम्बल बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, बीइंग अ लॉ ग्रेजुएट, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रियम्बल क्या है. सो आई विल जस्ट रीड इट वंस फॉर यू. वी द पीपल ऑफ इंडिया, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic. We will see each term in detail. And to secure to all its citizens justice, social, economic and political. So three type of justice, that is social, economic and political. Liberty of thought, expression, belief, faith and worship. Equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, to hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. तो ये हो गया हमारा प्रियम्बल. नाउ वी विल सी ईच वर्ड इन डिटेल, क्योंकि तुमको एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्रियम्बल क्या है, तो यू शुड नो द प्रियम्बल, और उसके टर्म्स को डिफाइन करने के लिए आ सकता है टू इंटरप्रेट द टर्म्स. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईच टर्म, वी विल सी दैट नाउ. तो सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहला टर्म वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब ये लोगों के लिए है, सिंपल. तो फर्स्ट टर्म हियर इज सोवरीन. Sovereign, right? So sovereign means independent authority of a state. Independent authority, मतलब it has the power to legislate on any subject and it is not subject to the control of any state or external power. अब यहाँ पे क्या दिया था, sovereign socialist secular democratic republic, राइट. सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक क्या है, कल हमने देखा था डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेसी मतलब क्या, लोगों का, राइट. रिपब्लिक देखा था कल. तो यहाँ पे हम क्या सिक्योर कर रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्ट्स है, हम उसको सिक्योर कर रहे हैं एंड ये ऑब्जेक्ट्स को हमने थ्रू प्रियम्बल हमने डिफाइन किए हैं. तो सोवेरेनिटी मतलब क्या, सुप्रीम एंड अल्टीमेट पावर, सुप्रीम एंड अल्टीमेट पावर, बराबर. मोनार्की सिस्टम अगर है तो पावर किसके पास रहेंगी, मोनार्क के पास, किंग, रूलर के पास. बट हमारा क्या है, रिपब्लिकन गवर्नमेंट है, तो यहाँ पे पावर किसके पास शिफ्ट होती है, टू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल. तो रिपब्लिक का मीनिंग क्या हो गया, कि जो पावर है दैट विल वेस्ट इन द हैंड्स ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल. क्लियर. तो हमने सबसे पहले देखा सोवरेन, अल्टीमेट पावर, सुप्रीम पावर. अब सेकेंड वर्ड है सोशलिस्ट. नंबर 2 सोशलिस्ट. सोवरेन में हमने क्या देखा, पावर, और हमारा कौन सा है, रिपब्लिक, मतलब लोग जो इलेक्ट करेंगे वही पर्सन के हाथ में पावर रहेगा.
सोशलिस्ट मतलब क्या, ये जो टर्म है ना, ये 42nd अमेंडमेंट जो एक हुआ था 1976 में, उसके बाद ये टर्म ऐड किया गया. इट रेफर्स टू डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, मतलब डेमोक्रेटिक इवोल्यूशनरी और नॉन वायलेंट मीन्स अचीव करने हैं. सोशलिस्ट का मीनिंग क्या है कि जो भी वेल्थ है दैट शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय द सोसाइटी. मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरा वेल्थ कॉन्सेंट्रेटेड है कुछ 4-5 इन द हैंड्स ऑफ फ्यू. तो यहाँ पे गवर्नमेंट का काम क्या है कि वो रेगुलेट करेगी कि जो लैंड का ओनरशिप हो गया, जो पैसा हो गया, जो पावर हो गया, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल. द वेल्थ इज जनरेटेड सोशली. वेल्थ इज generated socially and not concentrated in the hands of few. And government will regulate the ownership of land, regulate ownership of land and industry to reduce. मेन ऑब्जेक्टिव क्या है सोशलिस्ट का कि टू रिड्यूस सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज. यह हो गया वर्ड हमारा सोशलिस्ट. अब तीसरा क्या था, ये हो गया सोशलिस्ट. अब हम देखेंगे सेक्युलर. सेक्युलर मतलब क्या, यहाँ पे रिलेशनशिप दिया है गवर्नमेंट और रिलीजियस ग्रुप के बीच में. सेक्युलर. सेक्युलर ये वर्ड को भी बाद में इनकॉर्पोरेट किया गया प्रियम्बल में. यहाँ पे क्या बताया कि रिलीजन में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा. नो डिफरेंस ऑफ रिलीजन. मतलब यहाँ पे हमारे पास राइट है कि हम कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं. वी हैव द फ्रीडम एंड हर रिलीजन का इक्वल रिस्पेक्ट किया जाएगा. कि गवर्नमेंट बोल रही है कि यही स्टेट रिलीजन है एंड यू विल हैव टू फॉलो दिस, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे. So this is a part of the basic structure of the constitution as it gives equal freedom and respect to all the religion. यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, equal freedom and respect to all religions. ये हो गया हमारा टर्म सेक्युलर. तो सोवरिन हो गया, सोशलिस्ट हो गया, सेक्युलर हो गया. अब फोर्थ टर्म था डेमोक्रेटिक. कल भी देखे थे हमने ये मीनिंग. फोर्थ हो गया डेमोक्रेटिक. डेमोक्रेटिक मतलब क्या कि पीपल ऑफ इंडिया विल इलेक्ट द गवर्नमेंट. तो द गवर्नमेंट इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल. और इलेक्ट कौन कर सकता है, whoever attains the age of 18 years can elect. He is entitled to elect. So that is given in democracy. The main reason to incorporate democracy is to provide freedom to the people. Provide freedom to people to elect their representative. Provide freedom to people to choose their own representative. राइट. अब फिफ्थ वर्ड हमने देखा था रिपब्लिक. रिपब्लिक मतलब क्या, यहाँ पे इलेक्टेड पर्सन को राइट्स दिए जाएंगे टू गवर्न, टू रूल. किसी के पास पहले से ही प्रोप्राइटरी राइट नहीं होगा. लाइक वी सी इन दी मोनार्की, जहाँ पे राजा ने रूल किया तो उसका जो बेटा है ही विल बिकम द रूलर आफ्टर हिम. तो ऐसा कोई प्रोप्राइटरी राइट नहीं है ओवर, आई मीन पब्लिक पावर. यहाँ पे लोग इलेक्ट करेंगे प्रेसिडेंट को. President will be elected for a fixed term by the people. Right? तो ये मेन हमारे 5 टर्म्स थे, सोवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स. फिर उसके बाद है जस्टिस. अब जस्टिस के लिए क्या बोला है, जस्टिस स्टैंड्स फॉर रूल ऑफ लॉ
absence of arbitrariness and system of equal right, freedom and opportunity for all in the society. जस्टिस तीन टाइप के दिए हैं यहाँ पे, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो पहला हो गया सोशल जस्टिस, मतलब देर इज नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन, जेंडर। नो डिस्क्रिमिनेशन on basis of caste, color, religion, gender, etc. And these all forms of exploitations are eliminated from the society. अब हो गया इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक मतलब क्या, वेल्थ के बेसिस पे या इनकम के बेसिस पे या इकोनॉमिक स्टेटस के बेसिस पे मैन और वुमेन के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ इनकम, वेल्थ, इकोनॉमिक स्टेटस। जो मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल है उसका एंड करने के लिए ये इकोनॉमिक जस्टिस को यहाँ पे लाया गया कि सबको इक्वल एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी हो ताकि वो लिविंग अर्न कर सके। तीसरा है पॉलिटिकल जस्टिस, एवरीवन शुड हैव इक्वल, फ्री एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल प्रोसेस, टू स्टैंड फॉर द पॉलिटिकल राइट्स ऑफ द पीपल विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ये भी एक राइट प्रोवाइड किया है, equal right to participate in political process, in political process। ये हो गया जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। फिर है लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। यहाँ पे लिबर्टी क्या दिया है, टू द फ्रीडम ऑफ एक्टिविटीज ऑफ इंडियन नेशंस, कोई अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इंडियन सिटीजन्स पे नहीं लगाए जाएंगे। सो देयर विल बी लिबर्टी ऑफ थॉट्स, जो भी थॉट्स आ रहे हैं जो हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जो बिलीव है, जो फेथ है, वर्शिप। अब यहाँ लिबर्टी मतलब ये नहीं कि तुमको कोई भी चीज़ करने का फ्रीडम मिल गया, इट शुड बी विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट, सो दैट इज लिबर्टी। फिर है इक्वालिटी। इक्वालिटी मतलब क्या, इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल स्टेटस। तो इक्वालिटी मीन्स द एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज, कि किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा, एंड एवरीवन विल गेट एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। फिर हो गया फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मतलब क्या, देयर शुड बी अ फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड एंड सिस्टरहुड एंड अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग विद द कंट्री, कि बहन भाई जैसा नाता हो कि ये हमारी कंट्री है, हमारी फैमिली है, एक वो फीलिंग रहे अमंग द पीपल ऑफ कंट्री, इसलिए फ्रेटर्निटी आया है। अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, डिग्निटी मतलब उनका रिस्पेक्ट, उनकी इज्जत, एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो ये हो गया हमारा प्रिएम्बल और प्रिएम्बल का मीनिंग। हमने एक एक टर्म डिटेल में डिस्कस किया। अब पर्पस क्या है प्रिएम्बल का, पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव। तो प्रिएम्बल का पर्पस क्या है कि इट रिफ्लेक्ट्स द डेमोक्रेटिक, सॉवरेन एंड सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द कंट्री। तो जो हमारे प्रिएम्बल के ऑब्जेक्टिव्स उसको नर्चर करना, ये पर्पस है प्रिएम्बल का। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, इट विल सेट आउट द क्लियर ऑब्जेक्टिव गोल्स फॉर द क्लास। कंट्री इज नॉट डिपेंडेबल ऑन एक्सटर्नल पावर और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। सॉवरेन कंट्री कौन सी होगी, जिसके पास अल्टीमेट पावर है, जो किसी और पे डिपेंड नहीं है। फिर हमको सोशलिज्म को प्रीच करना है ताकि हम सबको सोशल, और हम कंट्री में सबको सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस प्रोवाइड कर सके, ये पर्पस है। मतलब जो हर वर्ड है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, वही हमारा पर्पस है। सॉवरेन मतलब हमारे पास अल्टीमेट पावर है, ये पर्पस है प्रिएम्बल का। सोशलिस्ट मतलब हम सबके हाथ में कोई पावर नहीं आने देंगे, इट विल बी इक्वल। फिर हम सोशलिज्म प्रीच करेंगे, राइट। फिर देयर विल बी नो डिफरेंस इन द रिलीजन, ये भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव रहेगा।
द गवर्नमेंट इज़ फॉर द पीपल, और वी विल ट्राई कि सबको इक्वल जस्टिस मिले, देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, रिलीजन। ये पर्पस है प्रियम्बल का, दैट देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन। प्रियम्बल क्या चाह रहा है कि देयर शुड बी फेथ, बिलीफ, इनवाइट अ वे टू मोर सेक्युलर एनवायरमेंट इन द कंट्री। प्रियम्बल इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द डेमोक्रेटिक नेचर ऑफ द कंट्री। So India is a country where government is defined by the people, for the people and of the people. तो यहाँ पे प्रियम्बल का एक इम्पॉर्टेंट, तो क्या बोलते ऑब्जेक्टिव है या पर्पस है कि वो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखे, दैट ऑल दिस पॉइंट्स आर फॉलोड इन द कंट्री इफेक्टिवली एंड एवरी इंडिविजुअल विल गेट अ फेयर चांस टू बी इलेक्टेड एज द हेड ऑफ द नेशन, दैट इज इक्वालिटी। सो ये हो गया हमारे प्रियम्बल का पर्पस, विच इज all the terms given in preamble defines the purpose of the preamble. Again, now we will see the objective. Objective defined by the preamble of the Indian Constitution. तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमको जस्टिस चाहिए, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो प्रियम्बल ने क्या बोला है कि कंट्री में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड। इक्वल स्टेटस होना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, देयर शुड नॉट बी एनी स्पेशल प्रिविलेज टू एनीवन, देयर शुड बी फ्रीडम टू एक्सप्रेस थॉट, बिलीफ एंड फेथ टू वर्शिप। इक्वल स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, हम क्या देख रहे हैं, ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं प्रियम्बल के। अश्योरिंग डिग्निटी टू ऑल इंडिविजुअल्स, पीपल आर द सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। How we can say that? Because the preamble starts, we the people of India, मतलब people are the source of the constitution, states the type of government in the country to be established, कि किस टाइप की गवर्नमेंट हम एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, सोवरेन जिसके पास सारे पावर्स हो, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट, रिपब्लिक मतलब दैट इज ऑफ द प्रेसिडेंट विच इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड नॉट ऑफ मोनार्की टाइप। राइट ऑफ द पीपल के फंडामेंटल राइट्स भी ऑब्जेक्टिव है प्रियम्बल का, एंड दोज आर राइट ऑफ जस्टिस, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी एंड इक्वालिटी। दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रियम्बल एंड पर्पस व्हाई इट वाज ब्रॉट इनटू पिक्चर, वो हमने प्रियम्बल में ही देखा अलग अलग टर्म्स के फॉर्म में। दिस वाज द पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रियम्बल। नाउ लेट्स सी सोर्स ऑफ द प्रियम्बल एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन इंटरप्रिटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब हमने क्या देखा कि प्रियम्बल का जो इंटरप्रिटेशन है उस पे ही पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है। तो सबसे पहला जो पावरफुल वर्ड है प्रियम्बल में, दैट इज वी द पीपल ऑफ इंडिया। इससे क्लियर हो जाता है कि जो पूरा पावर है वो लोगों के हाथ में, नो एक्सटर्नल फोर्स हैज़ द पावर टू द कॉन्स्टिट्यूशन या टू द पीपल, टू द कंट्री। तो यहाँ पे सुप्रीमेसी ऑफ पावर किसको दिया है, इट लाइज इन द हैंड ऑफ जनरल पब्लिक, right? This in itself an overriding principle. It can be plainly interpreted from the understanding of the statement that the document is in fact a power limiting document. तो ये जो document है that is a power limiting document. When the ultimate power lies in the hand of the people of India, जो हमने दिया है through we the people of India, तो further document कुछ भी नहीं है but a description of limited powers of the state relative टू इट्स पीपल। मतलब फिर जो बाकी के डॉक्यूमेंट्स है वो सब लिमिटेड पावर्स दे रहे कि स्टेट के पास क्या पावर है, बट मेन पावर किसके हाथ में, इट लाइज इन द हैंड्स ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। अब प्रियम्बल का इंटरप्रिटेशन देखेंगे हम, तो दो चीज़ें हैं प्रियम्बल में, एक तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, दूसरा है फंडामेंटल राइट्स। अब जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज है ये डायरेक्टली प्रियम्बल के ऑब्जेक्टिव में से आया है। तो यहाँ पे स्टेट की ड्यूटी है कि वो कुछ गोल्स अचीव करे और क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड करे, मैनिफेस्टिंग सोशल, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिकल नीड्स ऑफ द पीपल। अब यहाँ एक केस ना है चंद्र भवन वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि राइट्स
ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में एक बैलेंस है। कोर्ट का काम है कि वो समझे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और राइट्स दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे को एंड दे आर नॉट कॉन्ट्ररी। तो कोर्ट ने यहाँ पे क्या डिसाइड किया था, द आइडिया ऑफ बिल्डिंग अ वेलफेयर सोसाइटी विद सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, इस चीज़ को हम बढ़ावा देंगे। दिस इज अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ हाउ preamble कैन बी यूज्ड एंड हैज़ बीन यूज्ड फॉर इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड thus securing a true balance in it। अब दूसरा है फंडामेंटल राइट्स। एक और केस लॉ है केशवंदन भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। यहाँ पे क्या बोला था कि फंडामेंटल राइट्स अलॉन्ग विथ other part of constitution, even the preamble, can also be amended by the Parliament of India through the procedure established in Article 368। कि हम फंडामेंटल राइट्स और बाकी की जो प्रोविजंस है उसको हम चेंज कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं थ्रू आर्टिकल 368। बट इसके वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशन का एसेंस है, जिसके बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूशन आया, दैट शुड नॉट बी डिस्ट्रॉयड और अमेंडेड। एक लैंडमार्क केस है जहाँ पे डिक्लेयर किया गया, इट वाज डिक्लेयर्ड दैट सिंस preamble has been adopted and enacted through the same procedure as all other parts of the constitution, preamble should be a part of constitution of India। जिस तरीके से बाकी के प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में लाए गए उसी तरीके से preamble भी आया, तो preamble इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हम उसको भी अमेंड कर सकते हैं, एक ऐसे लैंडमार्क जजमेंट में आया। तो अब हम पहले तो ये समझेंगे कि preamble इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन बी अमेंडेड और नॉट। मेन क्वेश्चन अब यहाँ पे अराइज होता है कि इज preamble अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यस, preamble इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हिस्ट्री देखते हैं। इन द बेरूबरी केस ऑफ 1960 सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि preamble इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। preamble बताता है जनरल पर्पस कि किस बेसिस पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को लाया गया। Further, where the terms used in any of the article of Indian constitutions are equivocal or ambiguous, these terms are capable in more than one meaning। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली तब बोल दिया था कि preamble isn't a part of constitution। और उसके बाद 1973 में केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने खुद के ही ओपिनियन को रिजेक्ट किया एंड बताया कि preamble is an important part of the Indian constitution। preamble एक एक्सट्रीम इम्पॉर्टेंट पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। उसको पढ़ के ही हम समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, किस बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। वापस एक केस लॉ में LIC ऑफ इंडिया वर्सेस कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर ऑफ 1995 सुप्रीम कोर्ट ने फिर से यही बताया कि preamble इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सो इफ रिक्वायर्ड इट कैन बी अमेंडेड। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी आर्टिकल 1 to 4। अब हम देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 to 4। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 1 है वो बात करता है आर्टिकल 1 to 4, दैट इज यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की। ठीक है, तो पार्ट 1 में सब कुछ रहेगा कि कंट्री में क्या एरिया है, क्या स्टेट्स है, क्या यूनियन टेरिटरीज है, कुछ न्यू अमेंड हुए, कुछ न्यू फॉर्म हुए, तो एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट। आर्टिकल 1 नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। तो इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ग्रुप ऑफ स्टेट्स। जो स्टेट्स और टेरिटरीज इंडिया में है दे आर स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इंडिया की टेरिटरी में क्या क्या आएगा, स्टेट्स आएंगे, यूनियन टेरिटरीज आएंगी, बोथ विच आर स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल, और सच अदर टेरिटरी एज मे बी अक्वायर्ड बाय द कंट्री। अब आर्टिकल 2 एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। अगर पार्लियामेंट को लगता है तो बाय लॉ वो क्या कर सकती है, कोई यूनियन कोई स्टेट को एस्टैब्लिश कर सकती है ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंक्स फिट। आर्टिकल 3 बात करता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स की, या स्टेट्स की जो बाउंड्रीज है, एरियाज है, उसको अल्टर करने की, और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स को मतलब नाम चेंज करने की। तो पार्लियामेंट बाय लॉ क्या कर सकती है, किसी न्यू स्टेट को फॉर्म कर सकती है बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट। जैसे कि हमने देखा था आंध्र प्रदेश का हुआ था, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, दो स्टेट्स को मर्ज कर सकती है, यूनाइट कर सकती है, एक स्टेट के दो पार्ट करके एक नवा स्टेट बना सकती है। किसी स्टेट का एरिया बढ़ा सकती है, किसी स्टेट का एरिया कम कर सकती है, किसी स्टेट की बाउंड्रीज को चेंज कर सकती है, किसी स्टेट का नेम भी चेंज कर सकती है।
पर ये बिल इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट ने रिकमेंडेशन दिया तो ही ये जो चेंजेस है वो चेंज करने का बिल पार्लियामेंट हाउस में पास किया जाएगा। एंड फिर वही दिया है विद इन सच टाइम सच पीरियड एज मे बी स्पेसिफाइड एंड ऑल। आर्टिकल 4 law made under article 2 and 3 to provide for the amendment of first and fourth schedule and supplement incidental and consequential matters। अब जो भी लॉ रेफर किया है हमने, क्या रेफर किया है, चेंजेस। सी आर्टिकल 2 और 3 में क्या किया है, 2 में एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट और 3 में अल्ट्रेशन एंड ऑल। तो एनी लॉ रेफर्ड टू इन आर्टिकल 2 और 3 शैल कंटेन सच प्रोविजन फॉर द अमेंडमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल। तो उसमें ऐसे प्रोविजंस होने चाहिए कि कैसे हम फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल को अमेंड कर सके एज मे बी नेसेसरी टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ लॉ एंड में ऑल्सो कंटेन सच सप्लीमेंटल incidental and consequential provisions including provision as to representation in parliament and in the legislature or legislatures of the state or states affected by law as parliament में deem necessary। इसका मतलब क्या कि जो भी चेंजेस करने, अमेंडमेंट्स करने शेड्यूल फर्स्ट और फोर्थ में, उसके नेसेसरी प्रोविजंस और लॉ आर्टिकल 2 और 3 में मेंशन होने चाहिए। नो सच लॉ एज अफोरसाइड shall be deemed to be in amendment of this constitution for the purpose of article 368। this was article 4 of the Indian constitution। तो हमने अभी इसमें यहाँ क्या देखा, प्रियम्बल देखा, प्रियम्बल का मीनिंग देखा, ऑब्जेक्टिव, पर्पस, कंटेंट्स ऑफ द प्रियम्बल, हमने एक एक वर्ड को काफ़ी डिटेल में स्टडी किया। प्रियम्बल किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रेट करने में हेल्प करता है थ्रू डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट्स। और फिर हमने ये देखा कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। और फिर हमने आर्टिकल 1 to 4 देखा, दैट इज़ यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। So I hope you understood the topic. Thank you for watching. All the best.